सिप्री एक मशहूर नाम आपने सुना ही होगा। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बड़ा स्वीडन का बड़ा मारूफ थिंक टैंक, जो कि दुनिया भर की जो पीस और सिक्योरिटी के मामलात हैं उन पर नज़र रखता है, और ख़ास तौर पे आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट और जो असलहे की ख़रीदो फ़रोख्त होती है उस पर बड़ी उसकी नज़र रहती है। और हर साल ये अपनी रिपोर्ट भी इशू करते हैं कि किस मुल्क ने कितना असलहा ख़रीदा, किस मुल्क ने कितना बेचा, कौन सर फहरिस्त है असलहा बेचने में और कौन सर फहरिस्त है अगला असलहा ख़रीदने में। तो ये तमाम वो बातें हैं जो हमें इस सिपरी की रिपोर्ट से पता चलती हैं, और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है इनकी। और मैं जब तालिब इल्म था तो ज़माने से ही पढ़ रहा था, तो इससे एक बात ये भी मालूम पढ़ता रहता हूँ इनकी रिपोर्ट। तो एक बात ये भी बड़ी मालूम हमें होती है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ख़ास तौर पे वेस्टर्न दुनिया में, वो कितना जो है उसका कितना इन्फ्लुएंस है पॉलिसी मेकिंग में, ये भी बात बड़ी वाज़ेह होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप हमारे ख़त्े को ले लीजिए तो भारत जो है हर किस्म का असलहा ले रहा है। पाकिस्तान के पास ऑब्वियसली वो वसाइल तो नहीं है, लेकिन हम ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो हमारा डिटेरेंस है उसकी क्रेडिबिलिटी किसी तौर पे कमज़ोर हो। अब जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, अगर भारत ने देखिए अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय कर दिए हैं, तो अब हमारे लिए भी कोई चारा नहीं है कि हम भी मज़ीद इक़दाम लें और उसको उसका काउंटर करने की कोशिश करें उस सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को भी। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि हम बड़े करीब से हमें देखने पड़ते हैं। तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल का तो चूँकि कॉम्प्लेक्स का तो ये इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा असलहा बेचे, हर किस्म का असलहा बेचे। तो उससे एक तो आर्म्स रेस में ममालिक इंडल्ज हो जाते हैं, और भारत मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मज़े ही मज़े, क्योंकि उनका असलहा तो बिक रहा है। इस तरह फ्रांस देखिए अब दूसरे नंबर पे आ गया है यूएस के बाद, जो सबसे ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ये भी एक ज़रिया है जी अपनी जीडीपी को बढ़ाने का और अपनी इकॉनमी को आगे लेकर जाने का। तो हमारे जहाँ तक हमारा जो साउथ एशिया है उसकी बात है, तो सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 18 तक भारत का जो रशिया से जो इम्पोर्ट्स होती थी वो तकरीबन 58% हुआ करती थी। और अब जो रह गई हैं 36%, क्योंकि भारत अब आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी डिफेंस इन्वेंटरी है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है, बल्कि यूँ कहिए कि अब शिफ्ट भी कर रहा है ऐसा ऐसा फ्रॉम रशिया टू द वेस्ट, स्पेशली फ्रांस और यूएस के साथ जो कुछ उन्होंने आर्म्स एक्विजिशंस की जो एग्रीमेंट्स किए हैं। रशिया के साथ तो रहेगा ये, बहुत जल्द ख़त्म नहीं हो सकता, और चूँकि रशिया से अभी उन्होंने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी ख़रीदे हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया से बिल्कुल ही इनके कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे। वो भी रहेंगे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है वो ऑब्वियसली वेस्ट से ख़रीदी जाएगी। तो ये अब जो है 36% रह गया है रूस का। दूसरी तरफ जहाँ तक रीजनल डायनामिक्स की अगर आप बात करें तो चाइना इस वक्त दुनिया का आप कह लीजिए कि पाँचवा या पाकिस्तान पाँचवा बड़ा मुल्क है दुनिया का जो कि असलहा इंपोर्ट करता है, और हमारा जो इंक्रीज़ है वो हुआ है 43%। और चाइना हमारा सबसे बड़ा सप्लायर है, और तकरीबन 82% आप कह लीजिए कि जो हम असलहा बाहर से मंगवाते हैं उसमें चाइना का जो हिस्सा है वो 82% है। तो हमारी डिपेंडेंस अब चाइना पे बढ़ रही है, और एक लिहाज से उस मतलब चाइना के साथ चूँकि हमारी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इवॉल्व हो रही है चाइना के ख़िलाफ़ और रशिया के ख़िलाफ़ भारत के साथ, वो कि भारत अभी अपनी जो है उसको बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहा है। तो हमारे लिए अपना महाल, और फिर हमारे पे सेंक्शंस भी हैं कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से। तो हमारा रिलायंस और डिपेंडेंस चाइना के ऊपर बढ़ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, जहाँ वो मिसाल के तौर पर भारत ने फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्ट लिए तकरीबन 36
اس کے بعد $20 بلین کی وہ ایکوزیشن کر رہا ہے یو ایس سے، اور بڑے ان کے ایگریمنٹس بھی ہو رہے ہیں، اسی طرح برطانیہ سے بھی ہے، پھر اسرائیل سے بھی بہت کچھ خرید رہا ہے۔ تو یہ ڈپینڈنس جو بھارت کی ہے اوبویسلی وہ بڑھے گی، اور جو جو بھارت اپنے آپ کو اسلحے سے لیس کرے گا، مزید اسلحہ خریدے گا، اب اس کو چائنا کا بھی چونکہ تھریٹ ہے، ان کا کہنا یہی ہے کہ جی ہمارا جو تھریٹ ہے وہ صرف پاکستان کے ساتھ ہمارے اختلافات نہیں ہیں بلکہ چائنا کے ساتھ بھی ہیں، اور اصل تھریٹ جو ہمیں چائنا سے ہے۔ لیکن اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہے بھارت کی وہ پاکستان کے خلاف زیادہ ہے، جو ہمارا بارڈر ایریا ہے یا لائن آف کنٹرول کے علاقے میں۔ تو یہ ایک سیریس سچویشن ہے۔ اسی طرح دیکھیے امریکہ نے اس رپورٹ کے مطابق پچھلے جو ہے سال 17% اپنی جو ہے ایکسپورٹس بڑھائیں، اور ایک لحاظ سے فرانس جسے میں نے پہلے عرض کیا اس نے 47% اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں۔ تو یہ ساری دنیا تو باتیں تو کرتی ہیں، اور اس طرح یورپین یونین جو ہے انہوں نے بھی بلکہ یورپین یونین نے بھی اپنی امپورٹس مختلف کنٹری سے بڑھائیں تقریباً 94% بقول اس رپورٹ کے، اور اس میں سے جو 55% ہے وہ امریکہ سے انہوں نے امپورٹ کیا، مختلف جتنے بھی یورپین یونین کی کنٹریز ہیں۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ایک گلوبل آرمز ریس میں یا ریجنل آرمز ریس میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکسز جو ہیں دنیا بھر میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ یہ جو مسائل ہیں کانفلکٹس ہیں ان کو بھی حل نہیں ہونے دیتے۔ اب یوکرین کی مثال ہی آپ لے لیجئے، یوکرین میں بھی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو موقع ملا کہ وہ نئے نئے جدید ہتھیار بھجوائیں یوکرین، اور ابھی $50 بلین کی جو ایڈ ہے اسسٹنس ہے وہ یورپین یونین نے اپروو کی ہے یوکرین کے لیے، تاکہ وہ رشیا کو ریزسٹ کر سکیں اس کے ایگریشن کو یا اس کا اسپیشل ملٹری جو آپریشن ہے۔ ہمارے ہاں بھی جو ہے جس طرح جنوبی ایشیا میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ مسائل تو ہیں، جموں اور کشمیر کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے، پھر لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے معاملات ہیں، ایک بہت بڑا ایریا ہے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا، تقریباً 3000 سے بلکہ 3500 کے قریب کلومیٹر کا ایریا ہے یہ بھارت اور چین کے درمیان، وہ بھی ڈسپیوٹ چل رہے ہیں۔ تو اب ان سے جو ہم یہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس قسم کی رپورٹس، تو کوئی ہمیں بڑی ڈسکریجنگ سی سچویشن ہے کہ معاملات کو حل کرنے کی بجائے ممالک جو ہیں وہ آرمز ریس کی طرف جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا جیسے ممالک جو کہ اکنامکلی رائز بھی کر رہے ہیں، ان کے پاس اسپیس بھی ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اسلحہ خرید رہے ہیں اور مسائل کو مزید گمبھیر کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔